चलिए ध्यान दीजिएगा, इंडियन साइंस कोचिंग सेंटर यानी चैनल में आपका स्वागत है। हम चल रहे हैं हिस्ट्री पढ़ाने। सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे हिस्ट्री, और हिस्ट्री में देखेंगे कि हमको पहले पढ़ना है चैप्टर 1, यानी सबसे पहले हमको पढ़ाना है हिस्ट्री, और हिस्ट्री में पढ़ेंगे चैप्टर 1। चैप्टर 1 का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद, आप लोग ना बोलिए, यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ना है। और हम राष्ट्रवाद का परिभाषा बता चुके हैं। हाँ, तो यूरोप में राष्ट्रवाद सुनिए खूब गौर से, सब लोग समझे, सब लोग समझे, चुपचाप रहो। यूरोप में राष्ट्रवाद जब देखते हैं तो सबसे पहले देखेंगे राष्ट्रवाद। तो कहेंगे राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच एकता की वाहक बनती है, एकता और प्रेम की वाहक बनती है। देखिए आपको समझा चुके हैं कि राष्ट्र का मतलब होता है देश। क्या होता है? देश। और उसमें जब वाद जोड़ते हैं, राष्ट्रवाद बनता है, तो उसका मतलब हो जाता है सीधे, यानी देश के प्रति प्रेम, एकता से। यानी ये क्या है, मानते हैं हम लोग गांव में, चाहे किसी शहर में, चाहे कोई मोहल्ला में, या कोई जिला में, या कोई राज्य में, या पूरे देश में, कोई भी, यानी एक टुकड़ा पर बात किया जाए, जमीन के एक छोटे क्षेत्र पर बात किया जाए, और आपसी भाईचारगी के साथ मोहब्बत से और प्रेम से अगर कोई आदमी रहना पसंद करता है, तो उसके लिए ये राष्ट्रवाद है। कौन सी है? राष्ट्रवाद है। यानी राष्ट्रवाद का मतलब होता है राष्ट्र के प्रति प्रेम, राष्ट्र के प्रति प्रेम, और राष्ट्र के प्रति यानी लोगों में एकजुट होकर मिलजुल कर रहना, एकता मतलब लाना। राष्ट्रवाद इसलिए कह रहा है कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच एकता की वाहक बनती है, तो राष्ट्रवाद है। उसके बाद से आपका राष्ट्रवाद के बाद से राष्ट्रवाद का पहला चैप्टर जो आएगा, वह क्वेश्चन आएगा कि मेजनी कौन था। मेजनी कौन था? अब सुनिए मेजनी कौन था, देखिएगा मेजनी कौन था। तो जिस तरह अगर आपको आज कहा जाए, ये यूरोप में राष्ट्रवाद हम पढ़ रहे हैं, न कि हम भारत में राष्ट्रवाद पढ़ रहे हैं। चौथा चैप्टर पढ़ रहे हैं भारत में राष्ट्रवाद, लेकिन हम पढ़ रहे हैं कि अगर यूरोप में राष्ट्रवाद, तो हम यूरोप के बारे में पढ़ेंगे, यूरोप के बारे में पढ़ेंगे। यूरोप के महादेश के अंतर्गत आने वाले जितने भी देश हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, चाहे वह जर्मनी है, चाहे वो फ्रांस है, चाहे उसके अलावा ऑस्ट्रिया है, इटली है, ये सारा जो देश है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यानी यूरोप में राष्ट्रवाद यानी उन देशों के बारे में राष्ट्रवाद क्या था, कैसे वो देश आपस में छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए थे। तो सबसे पहले आपका पहला क्वेश्चन है मेजनी कौन था। मेजनी कौन था? मेजनी कौन था? चलिए सबसे पहले तो हम बताएं राष्ट्रवाद क्या है। पहला चैप्टर कह रहा है कि राष्ट्रवाद क्या है, तो राष्ट्रवाद का परिभाषा हमने बता दिया है। दूसरा क्वेश्चन है मेजनी कौन था। तो देखिए जिस तरह अगर कोई कहेगा यहाँ पे अमित शाह बीजेपी का एक नेता है, या अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का एक लीडर है, या उसके संगठन का है, तो उसी तरह मेजनी जो था ये कार्बोनरी संगठन था, उसी का एक सदस्य था, उसी का सदस्य था। और मेजनी जो था वह क्या था, सुन रहे, गणतांत्रिक विचार का था, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था, और उसको इटली का मसीहा माना, इटली के एकीकरण के लिए उसको मसीहा माना जाता था, कि वह मसीहा है। कहती है मसीहा। मसीहा का मतलब होता है और सारे लफ्जों में कि मतलब ईश्वर का दर्जा, ईश्वर का दर्जा। यानी उसको मेजनी को इटली के एकीकरण के लिए मसीहा माना जाता था। क्या माना जाता था? मसीहा। लेकिन वह इटली के एकीकरण के लिए भी चाह करता था, और गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था। गणतांत्रिक विचारों का चाहता था कि यहाँ लोगों का अधिकार रहे, चाहता था कि लोग के मर्जी से कोई सत्ता में आवे और लोग के मर्जी से सत्ता से जाए। उसके साथ साथ वह एक क्या था, कूटनीतिज्ञ नेता भी था। साथ में उसने क्या किया, इटली में एक सैन्य शक्ति के गठन करके इटली के एकीकरण का भरपूर प्रयास किया। तो अगर पूछेगा, सवाल आ जाता है कि अमित शाह कौन है, सवाल आ जाता है नीतीश कुमार कौन है, तो क्या हम नहीं कह सकते हैं कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और साथ ही साथ कह सकते हैं जनता दल यूनाइटेड का एक प्रमुख नेता है।
जनता दल यूनाइटेड के सुप्रीमो है, यानी उनका मेन अध्यक्ष दूसरा कोई भी बन सकता है, लेकिन जो गठन करने वाला होता है ना, वह एकदम जो गठित करता है वही रहता है। तो उसी तरह हम कह सकते हैं कि मेजनी इटली का एक क्या था, यानी मसीहा एक चरण के लिए मसीहा माना जाता था। वह गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था और एक कूटनीतिज्ञ नेता था, और उसके साथ यह भी कह सकते हैं कि वो कार्बोनरी संगठन का एक सदस्य भी था। कौन? मेजनी। अगला सवाल आता है मेटरनिक युग क्या है। अगला सवाल आता है नहीं, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? तो जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं अलग अलग थी। जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं अलग अलग थी, यानी 300 छोटे बड़े राज्यों का होना, 300 छोटे बड़े राज्यों का होना। साथ ही उसके अलावा इन राज्यों में जो लोग रहते थे उनके धर्म और जाति का अलग अलग होना। अगला ये भी लिख सकते हैं कि उन क्षेत्रों में, उन राज्यों में जो लोग रहते थे उनके भाषा का अलग अलग होना। और यह भी कह सकते थे कि अलग अलग उनके जो समर्थक थे, जो चाह वाले थे, उनका विचारधारा अलग अलग था। विचारधारा अलग था। विचारधारा का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये जर्मनी है, मान लीजिए ये जर्मनी है, और जर्मनी अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ है, अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ है। तो अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ है, तो चाह रहा है लोग कि इसको हम एकीकरण करें। एकीकरण का मतलब होता है गठित करें, यानी सबको एक में मिलाए। जैसे हमारा भारत 700 छोटे बड़े राजाओं का क्या था? राज था। लेकिन अंग्रेज क्या करते थे? फूट डालो राज करो, फूट डालो राज करो, दोनों में लड़ा देते थे और दोनों के सत्ता पर अपने खुद जाकर बैठ जाते थे। इस तरह करके फूट डालो और राज करो करते करते यानी पूरे देश पर आक्रमण कर लिए। बाद में जाकर जब हमको आज़ादी मिली तो अभी हमारा देश क्या है? एकजुट होकर आज भी है। और पहले राजाओं के राज में बटा हुआ था, राजाओं के राज में बटा हुआ था। लेकिन उसी तरह है, जर्मनी जब अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था तो इसके एकीकरण की जब बात सोची जा रही थी, तो इसलिए इकट्ठा करना इनको इकट्ठा करना में एक करने में बाधा थी। इकट्ठा करने में एक करने में इसलिए बाधा थी क्योंकि ये अलग अलग राज्यों में बटे हुए थे, और अलग अलग राज्य में बटे होने के वजह यह था कि इनके भाषा अलग अलग थी, इनके जाति और धर्म अलग अलग थे। और फिर इनको ये जिनको मतलब समर्थक, ये लोग जिसको समर्थन करते थे यानी जिस आदमी को, फिर ये लोग जिस आदमी को समर्थन करते थे, ये लोग जिस आदमी को समर्थन करते थे, ये लोग जिस आदमी को समर्थन करते थे, ये सारे लोगों की विचारधाराएं अलग है। मान लीजिए जैसे ये बिहार हो गया, मान लीजिए ये उत्तर प्रदेश हुआ, मान लीजिए उसी तरह ये पश्चिम बंगाल हो गया, मान लीजिए उसी तरह ये क्या हो गया, कोई भी राज्य मान लिया जाए बगल में हमारा, मान लीजिए ये झारखंड हो गया, मान लीजिए ये उड़ीसा हो गया। यानी ये सारे राज्य जो है आपस में सटे हुए हैं, आपस में मिले हुए हैं। बिहार है, झारखंड है, उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है और उड़ीसा है। ये सभी राज्यों को अगर ले लिया जाए, सभी राज्यों को ले लिया जाए तो इसी तरह वो राज्य में बटे हुए थे। लेकिन इनको एक करना, इकट्ठा करना इसलिए मुश्किल था क्योंकि मान लीजिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, उत्तर प्रदेश का आदित्यनाथ योगी है, पश्चिम बंगाल के मान लीजिए ममता बनर्जी है, झारखंड के मान लीजिएगा कौन, यानी हेमंत सोरेन है। इसी तरह अलग अलग राज्यों के अलग अलग मुख्यमंत्री हैं। ये लोग मुख्यमंत्री का विचारधारा जो था वो अलग था, उनका मानना अलग था। सब लोग चाहता था कि हम मतलब क्या चांसलर बन के रहे, हम प्रधानमंत्री बन के रहे, हम राष्ट्रपति बनकर रहे। इसके वजह से और उनके जाति धर्म भी अलग अलग थे, उनके भाषा भी अलग अलग थे। इसीलिए जर्मनी को एकीकरण करने में क्या था, मुश्किल हो पा रहा था। यानी जर्मनी के एकीकरण की यही बाधाएं थी। तो आप लिख सकते हैं अपने जुमले में कि सबसे पहले जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं थी। नंबर 1, छोटे बड़े 300 राज्यों का होना। कम नहीं, छोटे बड़े 300 राज्यों का होना। 2-3 नहीं है जो आपस में मिल व्यवहार कर लिए, 300 आदमी को मनाना पड़ेगा। दूसरा है इन राज्यों के में रहने वाले लोगों के जाति और धर्म को अलग अलग होना। तीसरा कह सकते हैं इन राज्यों में रहने वाले लोगों को भाषा भी अलग होना। चौथा यह भी कह सकते हैं कि इनमें रहने वाले लोगों के जो मतलब लोगों के जो मेन प्रतिनिधि थे उनके विचारधारा को भी अलग होना। इस तरह आप जोड़ के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल आपका किताब का है क्वेश्चन, पहला ही चैप्टर का यूरोप में राष्ट्रवाद का चौथा नंबर क्वेश्चन है, मेटरनिक युग क्या है। मेटरनिक युग क्या है? तो मेटरनिक युग देखिए क्या कहेंगे। मेटरनिक युग जब कहेगा क्या है तो इसका मतलब है कि ये मेटरनिक कोई चांसलर है, मेटरनिक कोई चांसलर है और उसका युग क्या है, यानी उसका जमाना क्या है। आप कह सकते हैं, वो लेखा से हम कहेंगे मोदी युग क्या है, हम कह सकते हैं, आपको समझाने के लिए बता रहे हैं मोदी युग क्या है। तो कह सकते हैं नरेंद्र मोदी ने 2014 से लेकर
2024 तक, मतलब अभी आने वाले 24 तक वो राज करेंगे, 24 तक उन्होंने भारत का प्रधानमंत्री बनकर रहे। और भारत के प्रधानमंत्री बनकर रहने के बाद क्या हुआ कि अपने शासन काल के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था से लेकर, भारत की राजनीतिक से लेकर, भारत की फैसिलिटी से लेकर, यानी भारत के हर एक चीज की स्थिति में उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इस 10 साल को मोदी युग के नाम से जाना जाता है। इस 10 साल को मोदी युग के नाम से जाना जाता है। एक सैंपल हमने आपके पास पेश किया। उसी तरह मेटरनिक जो था वो 1815 से लेकर 1848 ईस्वी तक अपने शासन काल के दौरान चलिए, तो हम कह सकते हैं 1815 से लेकर 1848 ईस्वी तक मेटरनिक ने अपने शासन काल, यानी पहले ऑस्ट्रिया के चांसलर के रूप में रहा और अपने शासन काल के दौरान उन्होंने ऑस्ट्रिया के यानी राजनीतिक में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। या ये भी कह सकते हैं कि बहुत सारा उसके व्यवस्था को सुधार किया ना, उसी को हम कहते हैं मेटरनिक युग। यानी इस काल को, इस युग को, इस समय को मेटरनिक युग के नाम से जानते हैं। और ये मेटरनिक बहुत घोर प्रतिक्रियावादी नेता था, बहुत घोर प्रतिक्रियावादी नेता। ठीक है, तो आपको ये 4 सवाल आपके सामने आया। राष्ट्रवाद क्या है? तो कह सकते हैं राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच एकता की भावना की वाहक बनती है। दूसरा सवाल कह सकते हैं कि मेजनी कौन था? तो मेजनी कार्बोनरी का एक सदस्य था और उसके साथ साथ एक कूटनीतिक नेता था। वह गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था और साहित्यकार भी था। क्या था? साहित्यकार भी था। मेजनी इटली के एकीकरण के लिए मसीहा माना जाता था। क्या माना जाता? मसीहा माना जाता था। आप इस तरह की भाषा लिख सकते हैं। तीसरा सवाल आपको कहता है जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? तो कहेंगे नंबर 1, 300 छोटे बड़े राजाओं का राज, यानी 300 छोटे बड़े राज्यों में बंटना। दूसरा, इन राज्यों की अलग अलग जाति और धर्म का होना। तीसरा, इन राज्यों की भाषा अलग अलग होना। चौथा, इन राज्यों में जो मतलब अलग अलग प्रतिनिधि थे उनके विचारधारा को भी अलग होना। यही जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं थी। अगला क्वेश्चन कर रहा है मेटरनिक युग क्या है? तो 1815 से लेकर 1848 तक मेटरनिक ने ऑस्ट्रिया पर चांसलर के रूप में रहा। अपने शासन काल के दौरान उन्होंने ऑस्ट्रिया के राजनीतिक में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इसी समय को ऑस्ट्रिया का यानी क्या कहते हैं, मेटरनिक युग कहा जाता है। ठीक है, जय हिंद। आप इसको आपके सामने 4 मैंने प्रश्नों को रखा और उसको समझाया। आपको समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर सब्सक्राइब कर दें ताकि फिर नेक्स्ट वीडियो बनाए तो आप डालें। और दूसरा बात फॉरवर्ड करें, शेयर करें। जय जय।